मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में अपराध की दुनिया का वो खौफनाक नाम था जिसके नाम से सिवान जिले से लेकर पूरे बिहार प्रदेश के पुलिस प्रशासन के हाथ पैर कांपने लगते थे। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम की तूती बोला करती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दे सके या उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा सके। अगर कोई गलती से थोड़ी हिम्मत करके पुलिस के पास कंप्लेंट करने पहुंच भी जाता तो उसका अंजाम बेहद ही खौफनाक होता था। नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्राइम द एंड में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। 10 मई 1967 को बिहार के प्रतापपुर में मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म होता है। कहने को तो इसने MA और PhD तक की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन इसका विषय हमेशा से अपराध और गुंडागर्दी ही रहा था। इसके जीते जी बिहार में कोई भी इसको टक्कर नहीं दे पाया था। 1986 में पहली बार शहाबुद्दीन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होता है। उसके बाद जैसे जैसे शहाबुद्दीन की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था और वह धीरे धीरे सिवान का बिन चुना साहब बन बैठा था। यह वह दौर था जब पुलिस भी उसके गिरेबान पर हाथ डालने से डरती थी। सिवान में अपराध हो या राजनीति, सिर्फ शहाबुद्दीन का ही कारोबार और दरबार चलता था। जिसने गलती से भी शहाबुद्दीन के खिलाफ सिर उठाने की जरूरत की उसका अंजाम बड़ा ही खौफनाक होता था। बड़े से बड़े धाकड़ IPS भी उसके सामने बेबस नजर आते थे। शहाबुद्दीन का आपराधिक कारोबार तो जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब वो राजनीति में भी अपना दमखम दिखाना चाहता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन 90 के दशक में बिहार की राजनीति में अपना कदम रखता है। उस समय बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव छाए हुए थे और शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया का उभरता हुआ गुंडा था। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो जाता है, जिसके बाद शुरू होती है अपराध और राजनीतिक की जुगलबंदी। इसके बाद शहाबुद्दीन के सितारे और भी बुलंद हो जाते हैं। 1990 में विधानसभा चुनाव के लिए उसे जनता दल से टिकट मिल जाती है और वह आसानी से चुनाव जीत भी जाता है। उसके बाद 1995 में वह फिर से लालू की पार्टी से चुनाव लड़ता है और जीत हासिल करता है, जिससे उसका कद और रुतबा और भी बढ़ जाता है। 1995 के एक साल बाद 1996 में वह सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उसे भी वह आसानी से जीत लेता है, जिसके बाद शहाबुद्दीन सीधा लोकसभा पहुंच जाता है। जब तक बिहार में लालू की सरकार रही तब तक शहाबुद्दीन का रुतबा बिहार में बढ़ता ही गया। सार्वजनिक मंच पर भी कई बार लालू प्रसाद शहाबुद्दीन के अपराधों पर पर्दा डालते हुए नजर आते थे। अगर कभी कानूनी उलझनों के कारण शहाबुद्दीन चुनाव नहीं लड़ पाता था तो वह अपनी पत्नी को मैदान में उतार देता था। शहाबुद्दीन को चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और न ही उसके खिलाफ कोई चुनाव में खड़े होने की हिम्मत करता था, इसलिए वह चुनाव बड़ी आसानी से जीत जाता था। शहाबुद्दीन के अपराध और आतंक की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके लिए किताबों की पूरी सीरीज कम पड़ जाएगी, लेकिन एक ऐसा अपराध जिसके लिए उसे भारतीय कानून ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा खौफनाक क्राइम आज तक नहीं हुआ है। बात अगस्त 2004 की है। सिवान में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम चंदा बाबू था और उनके 3 जवान बेटे थे जिनका नाम सतीश, राजीव और गिरीश था। सिवान की मेन मार्केट में इनकी 2 दुकानें थी जो अच्छी खासी चलती थी। अगस्त 2004 में चंदा बाबू किसी काम के सिलसिले में सिवान से पटना गए हुए थे। उस समय चंदा बाबू का बड़ा बेटा सतीश दुकान पर था और वह गाड़ी से कुछ सामान उतरवा रहा था। उसी दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गे रंगदारी मांगने के लिए चंदा बाबू की दुकान पर आते हैं और वह सतीश से पैसे मांगने लगते हैं। इतने गुंडों को देखकर सतीश भी रुपए देने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि शहाबुद्दीन के नाम से वह अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही सतीश गले से पैसे निकाल कर देने लगता है तो शहाबुद्दीन के गुर्गे ज़बरदस्ती गले में हाथ मारने लगते हैं और सारे रुपए छीनने की कोशिश करते हैं। उस समय गले में 2.5 से 3 लाख रुपए थे। गुंडों की ऐसी हरकत देख सतीश उनका विरोध करता है, जिसके बाद वे उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तभी उसका छोटा भाई राजीव भी किसी काम से दुकान पर आ जाता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके भाई को शहाबुद्दीन के गुंडे पीट रहे हैं तो वह अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है और इतने में ही तीसरा भाई गिरीश भी दूसरी दुकान से वहां आ जाता है। शहाबुद्दीन के गुंडे तीनों भाइयों को पकड़कर पीटने लगते हैं। इसके बाद तीनों भाइयों को पकड़कर शहाबुद्दीन के पास ले जाते हैं और वहां पर तीनों भाइयों को बुरी तरह से पीटा जाता है। तीनों भाई शहाबुद्दीन के आगे जान की भीख मांगते हैं, जिसके बाद शहाबुद्दीन कहता है कि अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो हमारा तो सिवान से खौफ ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद राजीव को एक खंबे से बांध दिया जाता है
इसके बाद स्टीस और ग्रीस को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों को तेजाब से नहलाकर मार दिया जाता है। ये सब राजीव की आंखों के सामने हो रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर राजीव बेहोश हो जाता है। इसके बाद राजीव को इसी हालत में छोड़कर सब चले जाते हैं। कहते हैं वह लोग राजीव को इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत देना चाहते थे, लेकिन राजीव की किस्मत अच्छी थी। वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। चंदा बाबू के 2 जवान बेटों की हत्या करने के बाद भी शहाबुद्दीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। 10 सालों तक राजीव शहाबुद्दीन से जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता रहा, लेकिन एक दिन डीएवी कॉलेज के सामने सिवान में खुलेआम उसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद चंदा बाबू इंसाफ के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और आखिरकार शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। 2020 में कोरोना की वजह से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है और इस तरह से आखिरकार एक राक्षस का अंत हो जाता है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और कहानी में।